नमस्कार, मैं अजय चौरसिया आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बुद्धि का अर्थ तथा कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को मैंने बता दिया था। आज हम बुद्धि के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसी पर चर्चा करेंगे हम। तो अगर बात करते हैं बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं, तो दो मनोवैज्ञानिक थर्नाइड और गैरिड ने बुद्धि को दो मेनली प्रकारों में बांटा गया है। तो थायनाइड ने जो बुद्धि को बांटा है प्रकार में, उन्होंने सबसे पहला कहा कि यांत्रिक बुद्धि। क्या बात किया? यांत्रिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि तथा स्थूल बुद्धि। इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा हम आगे इसी वीडियो में करेंगे। सेकेंड जो टाइप है वो है अमूर्त बुद्धि, और जो थर्ड टाइप में बांटा है वो सामाजिक बुद्धि। गैरिड और थायनाइड के परिभाषाओं में जो प्रकार में बांटा गया है उसमें नाम मात्र का अंतर है। उन्होंने पहले क्या कहा कि मूर्त बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि और स्थूल बुद्धि के बारे में उन्होंने बात किया है, और ये भी बात किया है अमूर्त बुद्धि दोनों का ही सेम है तथा सामाजिक बुद्धि। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यांत्रिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि और स्थूल बुद्धि क्या होता है। तो यदि हम बात करें तो जो मूर्त बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहला अर्थ हम समझने की कोशिश करते हैं कि यांत्रिक का अर्थ क्या होता है। यांत्रिक बुद्धि किसे कहते हैं, क्या होती है? इसका अर्थ होता है जिसका संबंध, ऐसी बुद्धि जिसका संबंध मशीनों से, किससे हो? जिसका संबंध किससे हो? मशीनों से, अर्थात किससे होना चाहिए? मशीनों से या यंत्रों से होता है। जिस व्यक्ति के अंदर मशीनों अर्थात यंत्रों की कला है, उसके अंदर क्या है? यांत्रिक बुद्धि अर्थात मूर्त बुद्धि या स्थूल बुद्धि है। अगर हम बात करते हैं हमारे सामने क्या है, यदि वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है तो हमारे अंदर वो क्या है? मूर्त बुद्धि। हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? मूर्त बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं। अतः जो स्थूल है वो स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, अब यह बात करते हैं कि मूर्त का मतलब क्या होता है। हमारे पास एकदम स्पष्ट रूप से समझिए, हमारे पास पांच ज्ञान इंद्रियां होती हैं: आँख, कान, नाक, जीभ व त्वचा। इन पांचों की सहायता से हम कोई भी कार्य कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए, हम आपसे एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं कि हमको देखने का कार्य कर रहे हैं, और देखने का कार्य क्या हो रहा है? सफल हो रहा है। क्या हो रहा है? सफल हो रहा है। अर्थात सफल होने का अर्थ हुआ कि हमारा पांचों ज्ञानेंद्रिय द्वारा वो कार्य क्या हो रहा है? सफल हो रहा है। सफल होने का मतलब क्या हुआ कि पांच इंद्रियां द्वारा तो वो हमारे लिए क्या हो गई? पांचों ज्ञानेंद्रियों द्वारा ये चीज़ें सफल होते हैं, वो जो सफल हो रहा है वो कार्य, अतः हमारा क्या है? ये मूर्त है। क्या है वो चीज़? दिखाने वाली चीज़ क्या है? वो मूर्त है। अगर वो कार्य मेरे पांचों ज्ञानेंद्रियों में किसी के द्वारा सफल हो रहा है तो वो क्या है? सामने वाला जो कार्य सफल हो क्या है? मूर्त है। हम बात करते हैं कि यदि हम बात करें कि एक और आपको जैसे कहते हैं कि मान लीजिए कि आप अपने पांचों ज्ञानेंद्रियों में से आप कोई एक ज्ञानेंद्रिय को ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आँख को लेते हैं। आपके सामने मान लीजिए कोई पेन है। ठीक है, कोई पेन है, और अगर आपसे पूछें कि क्या ये पेन आपको दिखाई दे रही है, तो आप कहें हाँ मुझे ये पेन दिखाई दे रही है। अब हम आपसे कहें कि आप अपने आँख को बंद कर लीजिए, तो अगर यदि हम आपसे पूछें क्या ये आपको पेन दिखाई दे रही है, तो आपका जवाब होगा नहीं। अतः कि जो पहले आपको दिखाई देता था वो आपके लिए मूर्त था, लेकिन अब वो जो पेन है वो अब गायब हो गया। अतः अब जो पेन जो मूर्त था अब वो क्या हो गया? अमूर्त हो गया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, अगर यांत्रिक को अगर हम अच्छे से और थोड़ा डिटेल में समझें, इसका अधिकांश प्रयोग जो होता है मशीनों में होता है। अतः जो व्यक्ति अधिक से अधिक मशीनों से संबंधित कार्य करता है, उसके अंदर जो बुद्धि होती है वो क्या होती है? यांत्रिक बुद्धि होती है। अतः हम ये भी कह सकते हैं उपकरणों का प्रयोग करना, उपकरण मतलब टूल्स का प्रयोग करना तथा समझना यांत्रिक बुद्धि होती है। एकदम स्पष्ट रूप में कि उपकरणों का प्रयोग करना और उसे समझना यांत्रिक बुद्धि होता है। जैसे एग्जांपल आपको देते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो कोई घड़ी है, घड़ी में मान लीजिए बजा है 9:45 हो रहे हैं। ठीक है, 9:45 हो रहे हैं, कुछ इसी प्रकार के होंगे। ठीक है, और वो क्या कर रहा है? उसकी तुलना कर रहा है, उसको किससे मिलाने की कोशिश कर रहा है? अपने हाथ में लगे हुए घड़ी से मिलाने की कोशिश कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए 9:45 बज रहा है। ठीक है, मिलाने क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है हाथ में अतः तो वो मूर्त बुद्धि का प्रयोग कर रहा है, क्योंकि इसमें उपकरणों का प्रयोग कर रहा है, उससे इससे क्या करने कर रहा है? मिलाने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है? मूर्त बुद्धि का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, अच्छा, दूसरा ये भी याद रखिएगा कि हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो क्या व्यवहार है, व्यवहारिक बुद्धि, याद रखिए उपकरणों का प्रयोग करता है, इसे हम व्यवहारिक बुद्धि भी करते हैं। अच्छा, व्यवहारिक बुद्धि किससे आप करते हैं? जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि हमारा जो व्यवहार होता है, व्यवहार होता क्या है? वो क्रिया जो सामने दिखाई देती है हमारे
द्वारा किया जाने वाली वह क्रिया जो हमें सामने दिखाई देती है। हम कोई कार्य करते हैं, जैसे हमें गुस्सा आया तो गुस्से के बाद जो हम प्रतिक्रिया देते हैं, जो हम क्रिया करते हैं, उसका प्रभाव हमको झेलना पड़ता है। खुश हो गए, फिर जो प्रतिक्रिया हम क्रिया किए उसका प्रतिक्रिया हमको झेलना पड़ता है। इसमें यांत्रिक बुद्धि के नाम हम लोग व्यवहारिक बुद्धि भी कह सकते हैं। याद रखिए, कई लोग कई परीक्षाओं में व्यवहारिक बुद्धि आती है तो जो स्टूडेंट होते हैं वो उसको सामाजिक बुद्धि लगा कर चले जाते हैं। याद रखिए, व्यवहारिक बुद्धि और यांत्रिक बुद्धि दोनों ही सेम है, हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, ये बुद्धि किसमें किसमें पाई जाती है? अगर बात किया जाए तो अभियंता का मतलब होता है इंजीनियर, कारीगर, वास्तुकार, मैकेनिकल, व्यापारी, इतिहासकार आदि में बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि अमूर्त बुद्धि। अब हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? अमूर्त बुद्धि। इसको सूक्ष्म बुद्धि के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अमूर्त चिंतन करने से जिस बुद्धि का सर्वाधिक विकास होता है, उस बुद्धि का, यानी जिसमें जितना अमूर्त चिंतन करने की योग्यता होती है, उसे हम अमूर्त चिंतन कहते हैं। अमूर्त का मतलब जो दिखाई न दे। समझा रहे हम क्या कर रहे हैं? जैसे कि जिस व्यक्ति में तर्क वितर्क करने तथा जिसमें उच्च स्तर का चिंतन करने, उच्च स्तर का चिंतन करने की क्षमता होती है, उसमें अमूर्त बुद्धि अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। अमूर्त चिंतन वाले होते हैं जो, जैसे अब कौन कौन होते हैं, जैसे दार्शनिक होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, चित्रकार होते हैं, ठीक है ना, वो अमूर्त बुद्धि के पास अत्यधिक मात्रा में होती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यापारी होता है उसमें कैसी बुद्धि होती है। अगर हम व्यापारी की बात करते हैं कि व्यापारी में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, व्यापारी की बात कर रहे हैं, व्यापारी, तो याद रखिए जो व्यापारी होती है, व्यापारी के पास मूर्त बुद्धि होती है। अब कैसे? जैसे मान लीजिए कि कोई व्यापारी है, उसका गेहूं का कारोबार चल रहा है, तो वो गेहूं को देख कर पहचान लेता है कि वह उसका रेट कितना है, उसके सारे मतलब गेहूं को बस अपने हाथ में लिया और पहचान जाता है उसका रेट कितना है, उसके दानों से समझ जाता है वो किसका रेट कितना है। तो देखते ही वो पहचान जाता है। और देखने की क्रिया कहाँ होती है? मूर्त बुद्धि में। अतः वो व्यापारी जो होता है उसके पास क्या होती है? मूर्त बुद्धि का प्रयोग करता है। कई बार ये पूछा जाता है कि जो समाज शास्त्र का टीचर होता है, जो समाज शास्त्र का टीचर होता है, वो किस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग करता है? याद रखिए, समाज शास्त्र जुड़ा है नीति कुशास्त्र, अतः समाज पर आधारित है, इसलिए इसमें सामाजिक बुद्धि है, जिसके विषय में आपको अभी हम आगे बता रहे हैं अभी। ठीक है। अच्छा, कई बार पूछते हैं कि कई विद्यार्थी पूछते हैं कि डॉक्टर, जो चिकित्सक होते हैं उसके पास कैसा बुद्धि होता है? जो डॉक्टर होते हैं उनके पास जो बुद्धि होता है वो कैसा होता है? मूर्त होता है। कैसा होता है? मूर्त। अब मूर्त कैसे? आप देखिए, जैसे मान लें हम कह दें किसी डॉक्टर को मस्तिष्क का ऑपरेशन करना है, ठीक है ना, तो वो जो मस्तिष्क का ऑपरेशन करेगा, जो उसको दिखाई देगा, मतलब वही देखता है जो होता है, मतलब कि जो इसको डिसीज दिखाई देगी उसी के हिसाब से वो उसको क्या क्रिया करना है। अच्छा, यहाँ पर क्या है? मूर्त दिखाई देने का बात किया गया, यहाँ पर क्या हो गया? मूर्त हो गया। अच्छा, कई बार लोग पूछते हैं कि अध्यापक के पास किस टाइप की बुद्धि होती है? अध्यापक दुनिया का एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास सभी प्रकार की, इसके पास क्या होती है? सभी प्रकार की क्या बुद्धि होती है। याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि मैथ का टीचर, ठीक है, देखिए मैथ भी पढ़ाते हैं, मैथ के टीचर के बारे में बात करते हैं कि मैथ का जो टीचर होता है उसके पास किस प्रकार की बुद्धि होती है। तो मैथ के टीचर के बारे में अगर हम बात करें तो मैथ आधारित होता है, किस पर आधारित होता है? आप जब बताएंगे, मैथ आधारित होता है तर्कों पर। किस पर होता है? तर्कों पर। अतः तर्क कहाँ किया जाता है? तर्क पर, चिंतन पर। अच्छा, तर्क कहाँ किया जाता है? अमूर्त बुद्धि में। अतः जो मैथ का जो अध्यापक होता है उसके पास क्या होता है? अमूर्त बुद्धि होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सामाजिक बुद्धि, किसके बारे में बात करते हैं लोग? सामाजिक बुद्धि। तो सामाजिक बुद्धि किस में सर्वाधिक होती है? समाज में रहने वाले व्यक्तियों में सर्वाधिक होती है। जो समाज में रहते हैं व्यक्ति, उसमें क्या होती है? सर्वाधिक। अतः हम कह सकते हैं जितने भी सामाजिक व्यक्ति होते हैं, कोई भी हो सकता है सामाजिक व्यक्ति, या हम ये कह सकते हैं कि जितने भी राजनेता होते हैं, सरपंच होते हैं, उनमें सर्वाधिक सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। ठीक है ना, क्योंकि समाज का अच्छे से हर समाज के हर व्यक्तियों को अच्छे से मूल्यांकन किए जाते हैं वो। ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं तो एक जन्मजात प्रकृति योग्यता है। बुद्धि को जो माना गया है वो जन्मजात और प्राकृतिक से उत्पन्न एक योग्यता है। ठीक है। अच्छा, जो सेकंड के बारे में बात करते हैं तो सेकंड जो ये कह रहा है कि योग्यता, अर्थात बुद्धि नाम किसका है? योग्यताओं का।
यदि आपके पास किसी भी प्रकार की योग्यता हो, चाहे वो समायोजन की योग्यता हो या अधिगम या सीखने की योग्यता हो या अमूर्त चिंतन करने की योग्यता हो, ठीक है, तो बुद्धि की विशेषता ये भी, बुद्धि क्या योग्यताओं का एक नाम है। अगर हम बात करते हैं, अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है, बुद्धि अमूर्त संप्रत्यय है। बुद्धि क्या है, अमूर्त संप्रत्यय। अमूर्त संप्रत्यय मतलब, अमूर्त का मतलब क्या है, जो दिखाई नहीं देता। हम कहते हैं कि बुद्धि दिखाई नहीं देती, मतलब बुद्धि हमको दिखाई नहीं देती, लेकिन होती है, हम चीज़ें करते हैं, अपने एक्टिविटीज को दिखाते हैं, लेकिन बुद्धि दिखाई नहीं देती, हमेशा याद रखिएगा उसको। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट ये कर रहा है, बुद्धि परिवर्तनशील और विकासशील होती है। इसका कहने का अर्थ ये है कि बुद्धि के विषय में वर्तमान में, देखिए क्या हुआ कि अब जो वर्तमान में चल रहा है, बुद्धि के विषय में वर्तमान में समय में ये भी धारणा है कि बुद्धि परिवर्तनशील एवं विकासशील है। कहने का अर्थ ये है कि बुद्धि का निरंतर विकास होता है, ठीक है। बुद्धि हमेशा क्या निरंतर क्या होती है, विकास होता है। समय के साथ आप जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, आप मेच्योर होते जाएंगे, परिपक्व होते जाएंगे। और दूसरा, बुद्धि परिवर्तनशील होती है। बुद्धि के अंदर परिवर्तन किया जा सकता है। अच्छा, परिवर्तन कैसे किया जा सकता है, परिवर्तन कैसे किया जा सकता है, प्रशिक्षण द्वारा या शिक्षण द्वारा। प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग, और आप कोई आपको लर्निंग दे रहा है या आपको कुछ टीच कर रहा है, इसके द्वारा परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसके पांचवा पॉइंट ये कह रहा है कि बुद्धि पर वर्तमान प्रशिक्षण, शिक्षा व वंशानुक्रम आदि का प्रभाव पड़ता है। याद रखिए, वर्तमान प्रशिक्षण, शिक्षा और वंशानुक्रम मतलब अनुवांशिकता का प्रभाव पड़ता है। अगर हम बात करते हैं कि 6 पॉइंट पर, तो कह रहा है ज्ञान और बुद्धि में घनिष्ठ संबंध है। ज्ञान और बुद्धि में एक घनिष्ठ संबंध है। ये बहुत, इसको थोड़ा बारीकी से आप समझिएगा। ज्ञान और बुद्धि, ज्ञान और बुद्धि में घनिष्ठ संबंध के बारे में बात किया गया है। अब देखिए, ध्यान सुनिएगा, एक शब्द में आपको, एक लाइन को यहाँ दिखाएंगे हम। ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करना बुद्धि है। आप ज्ञान, आप जो सीख रहे हैं, जो आपके पास नॉलेज है, आप कितने अच्छे तरह, कितनी कुशलता से व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। हम इसके थोड़ा उच्च स्तर की बातें हैं जो उसको आपको बताना चाहेंगे कि इसका अर्थ है कि ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में जो प्रयोग है बुद्धि है, ठीक है। अब बुद्धि, एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमेशा कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन आते रहते हैं। बुद्धि के द्वारा हम ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, हमेशा याद रखिए, बुद्धि के द्वारा हम ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, किंतु हम ज्ञान के द्वारा बुद्धि को नहीं बढ़ा सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि आप ये समझिएगा कि जैसे, एक मिनट रुकिए, हाँ, कि एक तो है बुद्धि, जैसे आपको बता चुके हैं, बुद्धि के द्वारा हम ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, ज्ञान के बुद्धि को नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सबसे बड़ा होता है, वो बड़ा क्या होता है, सबसे बड़ा वो होती है बुद्धि। क्या होती है, बुद्धि। अच्छा, बुद्धि है तो इसका मतलब क्या है, ये लक्ष्य है, ये क्या है, ये मेरा लक्ष्य है, ठीक है। याद रखिए, अतः लक्ष्य हमेशा बड़ा होता है, हमेशा याद रखिए, लक्ष्य बड़ा होता है। अतः, और जो साधन होता है, जो लक्ष्य की तुलना में छोटा होता है। अच्छा, यहाँ पर अगर बात करते हैं, साधन क्या है, मेरा ज्ञान है। ज्ञान क्या, ये क्या है, साधन है, ठीक है, ये साधन है, ठीक है। और हमेशा हम जानते हैं कि जो लक्ष्य होता है वो हमेशा साधन की तुलना में क्या होता है, बड़ा होता है। तो अतः ये कह सकते हैं कि बुद्धि है एक प्रकार का लक्ष्य, और जो ज्ञान है वो क्या है, एक प्रकार का साधन। अतः साधन के द्वारा बुद्धि तक पहुंचने का एक, हम दोनों में एक घनिष्ठ संबंध यहाँ पर स्थापित किए हैं। बुद्धि क्या है, एक लक्ष्य है, और ज्ञान क्या है, साधन। ज्ञान के द्वारा, साधन के द्वारा हम लक्ष्य तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि 7वें पॉइंट पर। 7वां जो पॉइंट कह रहा है कि अच्छा बुरा, नैतिक अनैतिक, तर्क वितर्क, सत्य असत्य, इन शब्दों जब कोई व्यक्ति जितना अंतर कर सकता है वो उतना ही बुद्धिमान है। कहने का अर्थ ये, यदि आप कोई भी कार्य कर रहे हो, ठीक है, आपके सामने अच्छा कार्य हो रहा है या आपके सामने बुरा कार्य हो रहा है, या हम कह सकते हैं कि आपके सामने नैतिक कार्य हो रहा है या अनैतिक कार्य हो रहा है, ठीक है, आप कितने अच्छे तरीके से तर्क कर सकते हैं या वितर्क कर सकते हैं, ठीक है, या सत्य क्या है और असत्य क्या है। इन सब में यदि आप या कोई व्यक्ति जितने अच्छे तरीके से अंतर अंतर करना जानता हो, वो व्यक्ति के अंदर बुद्धि उतना ही अधिक होती है। कहने का अर्थ है, तर्क वितर्क, सत्य असत्य, ठीक है, नैतिक अनैतिक, ठीक है, इन चीज़ों में अंतर, क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, उस व्यक्ति के अंदर बुद्धि उतना ही अधिक है, ठीक है। अगर हम 8वें पॉइंट के बारे में बात करते हैं, तो 8वां पॉइंट ये कह रहा है कि 8वां पॉइंट ये कह रहा है, अब देखिए 8वां पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा ध्यान से। बुद्धि के विषय में ये भी कहा जाता है कि बुद्धि की जो अवस्था होती है, ध्यान देखिएगा यहाँ पर,
जो बुद्धि की जो अवस्था होती है, जो बुद्धि की अवस्था होती है, ये के बाद लगभग 16 से 18 वर्ष, 16 के बारे में एक वैज्ञानिक हैं जो क्रो एंड को, वो कहेंगे 16 वर्ष, और जो वाटसन है वो कहेंगे 18 वर्ष। जन्म से 16 व 18 वर्ष तक वो बुद्धि बढ़ती जाती है, और बढ़ने के बाद वह 16-18 मतलब जन्म से 16-18 वर्ष तक, उसके बाद वह रुक जाती है, बढ़ने की वजह से रुकना हो जाती है। उसके बाद वो बुद्धि का जो स्तर है पहले ऐसे बढ़ती है, फिर उसके बाद इस तरह से वो स्थिर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें से दो बातें निकल के आ रही। पहला कि जन्म से लेकर 16 से 18 वर्ष, 16 से 18 वर्ष तक बुद्धि कैसी होती है, वर्टिकल, मतलब कि एक होता है ना कि लंबवत होती है, और फिर 16 से जीवन पर्यंत, 16 या 18 से 18 के बाद जीवन पर्यंत मतलब आपके मरने तक बुद्धि कैसी हो जाती है, क्षैतिज हो जाती है। कैसी हो जाती है, क्षैतिज, मतलब हॉरिजॉन्टल हो जाती है। ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। बुद्धि को मुख्यतः जो प्रभावित करते हैं वर्तमान, वंशानुक्रम अनुवांशिकता और वातावरण अनुवांशिकता की अंतर्क्रिया। अलग अलग, यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा मैं कि अलग अलग मनोवैज्ञानिक अलग अलग मानते हैं। कई मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि बुद्धि को सर्वाधिक प्रभावित करने जो करता है वो है वातावरण। इसी वहीं दूसरी तरफ कुछ मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि जो सर्वाधिक जो प्रभावित करता है बुद्धि को, वो वंशानुक्रम है। और कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक है जो कहते हैं कि वातावरण एवं वंशानुक्रम की अंतःक्रिया से बुद्धि प्रभावित होती है। लेकिन ये याद रखिएगा, जो सर्वाधिक, जो वर्तमान की अवधारणा है कि सर्वाधिक बुद्धि को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो क्या है, वातावरण है। हमेशा याद रखिएगा। और जो नाम मात्र केवल नाम मात्र जो प्रभावित करता है वो क्या है, ये मेरा क्या है, वंशानुक्रम। ठीक है ना। और वातावरण अनुवांशिकता, यदि अगर आपसे पूछा जाए, परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि बुद्धि को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, वातावरण। अच्छा, वातावरण का सेंस कैसे प्रभावित करता है आप समझिए ना। अच्छा वातावरण हो तो बच्चा की जो योग्यता होती है वो, एक होता है अच्छा वातावरण दे बच्चे की योग्यता क्या, उसका विकास बहुत अच्छे तरीके से होता है, और बुरा वातावरण तो उसका विकास बहुत धीरे कहा जाता है ना। और एक बात हमेशा याद रखिए कि जो बुद्धि पर किसी भी जात, धर्म, लिंग, किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है। हमेशा ये याद रखिएगा। ठीक है, अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे बुद्धि के सिद्धांत के बारे में बताएंगे। ठीक है, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।